क्लास 9 और हम लोग कर रहे थे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़े थे, सेकेंड लॉ पढ़े थे और आज हम लोग एक नया चीज पढ़ेंगे। मैंने कहा था कि आपके बुक में जो सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट लिखा हुआ और मैंने जो सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट दिया था, दोनों अक्षरतः सही, मैंने अक्षरतः एक जैसा नहीं था, अलग अलग था, बट दोनों का जो कंसेप्ट है, दोनों का जो भाव है वो एक ही है। कैसे एक ही है इसको मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा। तो उसी बताने के लिए हम लोग आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, जिस टॉपिक को कहते हैं मोमेंटम। मोमेंटम मोमेंटम क्या है, जरा इसको समझिए। सपोज करिए कि आपके सर पे एक ईंटा रखा हुआ है, आपको चोट लगेगा? ऑब्वियसली नहीं। अब अगर आपसे मैं क्वेश्चन करूं कि चोट क्यों नहीं लगा, तो आप सीधा सा आंसर दोगे सर ईंटा में वेलोसिटी नहीं था इसलिए चोट नहीं लगा। मींस मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया, क्वेश्चन था कि चोट क्यों नहीं लगा, आपका आंसर था क्या कि उसमें वेलोसिटी नहीं है। ठीक भाई, ऊपर से अगर उसी ईंटा को मैं गिरा दूं तो चोट लगेगा, क्यों लगेगा? क्योंकि इस टाइम वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी नहीं था इसलिए चोट नहीं लगा, राइट। अब मैं एक काम करता हूं, एक रुई का गोला बना लेता हूं और उसको फेंक के मारता हूं, चोट लगेगा? नहीं लगेगा। अभी क्या आपका जवाब होगा? तो अब आप कहोगे मास नहीं है। रुई के गोला में वेलोसिटी तो है पर क्या नहीं है? मास नहीं है। मींस एक ही क्वेश्चन है लेकिन आंसर दो दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन था चोट क्यों नहीं लगा, तो आपका आंसर हुआ वेलोसिटी नहीं था। दूसरा भी क्वेश्चन वही था कि चोट क्यों नहीं लगा, तो अभी आप कह रहे हैं कि मास नहीं है। तो भैया ऐसे नहीं चलेगा, अपनी सुविधा के अनुसार से आंसर आप मत ढूंढा करिए, कोई ना कोई दूसरी बात है या क्या बात है उसको समझते हैं। एक्चुअली चोट लगने का कारण दोनों है, दोनों कौन कौन? मास और वेलोसिटी। यानी मास और वेलोसिटी अगर कहीं पर है तो उसका एक कंबाइंड इफेक्ट दिखता है, एक मिला जुला असर दिखता है, और मास और वेलोसिटी के इसी मिले जुले असर को क्या कहते हैं हम लोग? मोमेंटम कहते हैं। तो मोमेंटम का डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। कंबाइंड इफेक्ट of mass and velocity is called momentum। ठीक है, it is denoted by P कैपिटल, और P इज इक्वल टू होता है m इंटू वेलोसिटी। m इज मास, v इज वेलोसिटी। अब आपके बुक में यही डिफिनेशन लिखा होगा कि मोमेंटम क्या है, तो इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मींस मास और वेलोसिटी को गुना करोगे तो जो चीज मिलेगा वो क्या मिलेगा? मोमेंटम। अरे भाई ये डिफिनेशन है कि ये इसका फॉर्मूला है। आप जो बोल रहे हो कि मोमेंटम क्या है, तो इट इज मास, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, माने मास और वेलोसिटी का ये गुणनफल है। तो मतलब ये मोमेंटम निकालने का तरीका है कि ये मोमेंटम का डेफिनेशन है। मोमेंटम का डेफिनेशन ये है, ये मोमेंटम का फॉर्मूला है। अब देखिए यूनिट ऑफ मोमेंटम, तो मैं बार बार कहता हूं कि जिसका भी आपको यूनिट लिखना है उसका फॉर्मूला लिखिए। मोमेंटम का यूनिट लिखना है तो मोमेंटम का फॉर्मूला लिखेंगे मास इनटू वेलोसिटी। मास का यूनिट क्या होता है? केजी। वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड। यानी जो मोमेंटम का यूनिट हो गया वो हो गया केजी मीटर पर सेकंड। क्लियर? पॉज करिए, होता है क्लियर?
अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक चीज पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब हुआ कि हाउ फास्ट द मोमेंटम इज चेंजिंग। मोमेंटम जो है कितना तेजी से चेंज हो रहा है, मींस एक सेकंड में मोमेंटम में क्या चेंज हो रहा है ये हमें निकालना है, जिसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सपोज करिए कोई गाड़ी है, इसका मास m है एंड इट इज रनिंग विद द इनिशियल वेलोसिटी v with u, मतलब ये गाड़ी है और ये चल रहा है किस स्पीड से, u के स्पीड से। अब ये जिधर जा रहा है, किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, जिधर जा रहा है उसी डायरेक्शन में मैंने एक फोर्स लगा दिया, कितने देर के लिए, t सेकंड के लिए, और तब मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v मीटर पर सेकंड। क्योंकि आप इधर जा रहे हो, इधर फोर्स लगा देंगे तो जिस वेलोसिटी से जा रहे थे आप उसी वेलोसिटी से नहीं रहिएगा, वेलोसिटी आपका चेंज हो जाएगा। तो देखिए इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम को p1 मान लेते हैं, तो मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, q, तो हो जाएगा mu। उसी तरह से फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम, इसको p2 मानते हैं, और फिर मोमेंटम इज इक्वल टू हो जाएगा मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है, v। अब एक होता है डेल्टा p। डेल्टा p को हमेशा क्या पढ़ेंगे, चेंज। डेल्टा हर हमेशा किसको इंडिकेट करता है, चेंज को, तो ये हो जाएगा चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू हो जाएगा p2 और माइनस p1। ये फाइनल मोमेंटम, उसमें इनिशियल मोमेंटम घटा लेंगे, फाइनल मोमेंटम mv, इनिशियल मोमेंटम mv। ये जो मोमेंटम में चेंज हुआ ये कितने देर में हुआ, t सेकंड। और मैंने क्या कहा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या हुआ, एक सेकंड में मोमेंटम में कितना चेंज हो रहा है। तो देखिए यहां इन t सेकंड the change in momentum is equal to mv minus m, therefore in 1 second the change in momentum will be mv minus mu by t। ये जो मोमेंटम चेंज हुआ ये कितने देर में हुआ, एक सेकंड में, और एक सेकंड में जो मोमेंटम चेंज होता है उसको क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, mv माइनस mu बाय t। ये ध्यान रखिए कॉस का क्वेश्चन। अब देखिए अभी दूसरा टॉपिक हम लोग करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। ये प्रूव करने के लिए आता है जनरली, आएगा प्रूव दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो देखिए अभी हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाले थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू क्या निकाले थे, देखिए mv माइनस mu बाय t। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को अब शॉर्ट में मैं लिखूंगा rm, यानी बार-बार रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं लिखूंगा, सीधा क्या लिखूंगा rm।
अब जरा देखिए, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, a body of mass 10 kg is initially running with a velocity of 18 km/h. A force then applied and its velocity becomes 36 km/h in 2 seconds. Find force. ठीक, अब देखिए, सबसे पहला तो आप एक ग्राफ स्केच बनाइए। बॉडी का मास दिया हुआ है कितना, 10 kg, दिस इज m। इसका इनिशियल वेलोसिटी u दिया हुआ है 18 km/h और इसका फाइनल वेलोसिटी v दिया हुआ 36 km/h। ये कब हुआ, तब हुआ जब इस पे क्या लगा, फोर्स। कौन सा फोर्स, जो हमें निकालना है, कितना लगा पता नहीं, लेकिन टाइम दिया हुआ कितना, 2 सेकंड। अब देखिए, बार बार मैं कहता हूँ कि जब आप न्यूमेरिकल करो तो सारा यूनिट ऐसा ही में होनी चाहिए। यहाँ पर वेलोसिटी का यूनिट लिखा हुआ km/h, जबकि इसका ऐसा ही यूनिट होता है मीटर/सेकंड। तो सबसे पहले km/h को हम लोग क्या करेंगे, मीटर/सेकंड में बदलेंगे। तो आप पहले क्वेश्चन उतार के पॉज करके भी क्वेश्चन निकालता हूँ, उसके बाद बनाना शुरू करता हूँ। देखिए, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 18 km/h। इसको हमें बदलना है किस में, मीटर/सेकंड में। और मीटर/सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। किलो, याद रखना, km/h को कभी भी अगर मीटर/सेकंड में बदलना है तो कितना से गुना करेंगे, 5/18 से। 18 से 18 कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 मीटर/सेकंड। इसका फाइनल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, 36 km/h। इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 मीटर/सेकंड। अब आपको क्या निकालना था, फोर्स। फोर्स का भी फार्मूला बताया था, mv-q/t, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यही था। m दिया हुआ है 10 kg, v 10, u 5/10 is 10 into 5/2। 2 से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 25 न्यूटन। पॉज करके बताइए। अब देखिए, मैं वापस टॉपिक पे आता हूं। मैंने क्या कहा था कि सेकेंड लॉ का जो स्टेटमेंट दिया होगा, ये आपके बुक में जो सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट होगा वो ये होगा। सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to
फोर्स। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अब देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, अभी मैंने बताया mv माइनस u बाय t, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। और mv माइनस u बाय t क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अब जरा इसको आप इधर ले आइए तो हो जाएगा एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स बाय मास। अब इसको अलग अलग आप करिए, इसको आप अलग करिए, तो अलग करके हम लिख सकते हैं A is directly proportional to force and A is inversely proportional to mass। F ऊपर है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, M नीचे है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यही स्टेटमेंट मैंने बताया था आपको जब सेकंड लॉ बता रहा था, तो मैंने यही कहा था कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। लेकिन मैंने उस समय कहा था कि आपके बुक में ये स्टेटमेंट नहीं लिखा होगा, आपके बुक में ये स्टेटमेंट होगा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और मैंने कहा था कि मैं दोनों को प्रूव करके बताऊंगा। तो अभी जो स्टेटमेंट आपके बुक में दिया हुआ है ये उसी को लेकर मैंने चला, और जो मैंने स्टेटमेंट दिया था उस स्टेटमेंट में हम लोग आ गए। इसका मतलब मेरा जो दिया हुआ स्टेटमेंट था और ये जो स्टेटमेंट है दोनों क्या है, सिमिलर है, कोई बहुत ज्यादा अंतर उसमें नहीं। क्लियर? और बताओ अब देखिए छोटा सा टॉपिक है, आज डिस्कस करके मैं खत्म कर लूं, और वो है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। ये ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? देखिए फोर्स के आप दो यूनिट जानते हो, एक ऐसा यूनिट न्यूटन और एक सीजीएस यूनिट डाइन। इसके अलावा भी यूनिट है फोर्स के, और वो फोर्स कहलाते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? तो कहता है द यूनिट ऑफ फोर्स which is used to measure gravitational force। ग्रेविटेशनल फोर्स आप इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़िएगा, ठीक है। ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन, अर्थ जो फोर्स लगा था वो फोर्स की ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके अलावा भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। लेकिन आप सीधा मोटा मोटी समझिए, अर्थ किसी चीज को अपने तरफ खींचता है, उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स अभी मान लीजिए, हालांकि वो ग्रेविटी है, वहां जाएंगे तो हम इसको डिस्टिंग्विश करेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को मेजर करने के लिए अलग यूनिट है, और उसी यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। और वो भी दो है, एक ऐसा यूनिट है और एक सीजीएस यूनिट है। ऐसा यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है kgh, इसको हम लोग पढ़ते हैं किलोग्राम फोर्स, किलोग्राम फोर्स। और ये होता है gf, इसको हम लोग पढ़ते हैं ग्राम फोर्स। अब ये क्या है जरा समझिए। सपोज करिए कि 1 kg का कोई बॉडी है, ठीक है, इसको अर्थ अपने तरफ खींचता होगा कुछ फोर्स से, तो कितना फोर्स से? 1 kgf फोर्स। कितना फोर्स से? 1 kgf। यानी 1 kgf वो फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ 1 kg के बॉडी को अपने तरफ क्या करता है? खींचता है। उसी तरह से 1 gf, मान लो सपोज करो कि ये 1 ग्राम का बॉडी है, इसको भी अर्थ किसी फोर्स से खींचता होगा, और जिस फोर्स से खींचेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 gf। यानी 1 ग्राम फोर्स वो फोर्स है जो 1 kg के बॉडी पे लगता है, किसके द्वारा? अर्थ के द्वारा,
ठीक है, तो इसको पॉज करके उतारिए, फिर मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूँ कि केजीएफ का और जीएफ का। देखिए 1 किलोग्राम फोर्स, the force by which earth attract a body of mass 1 kg towards itself, और 1 kgf इज इक्वल टू होता है 9.8 न्यूटन, क्योंकि kgf देखिए फोर्स का एक्चुअल यूनिट क्या है न्यूटन, लेकिन हम कहते हैं नहीं ये भी एक यूनिट है कौन, किलोग्राम फोर्स। तो अगर किलोग्राम भी यूनिट ही है फोर्स का, तो ऑब्वियसली इस किलोग्राम फोर्स का कुछ ना कुछ रिलेशन फोर्स के जो ओरिजिनल यूनिट न्यूटन है उससे होगा। तो क्या रिलेशन होगा, तो यही 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। अब उसी तरह से 1 gf 1 ग्राम फोर्स, the force by which earth attract a body of mass 1 gram towards itself, और 1 gf 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू होता है 989। मैंने क्या कहा था कि ये ग्राम फोर्स जो है सीजीएस है, और फोर्स का सीजीएस क्या होता है डाइन, तो इस जीएफ का जब भी रिलेशन होगा डाइन से होगा, न्यूटन से नहीं होगा। तो 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 989। तो इस तरह से सेकंड लॉ ऑफ मोशन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट